मैंने कल ही अमेरिका से अपने लिए एक नई घड़ी मंगवाई है। मेरे पास तो पहले से ही अमेरिका से आई एक बहुत महंगी घड़ी है। मैंने तो अपने लिए एक बहुत सुंदर और महंगी कंपनी का चश्मा मंगवाया है। बस सिर्फ चश्मा? अरे मैंने तो चश्मे और घड़ी के साथ साथ जूते भी मंगवाए हैं। और तुम सब अभी तक मंगवा ही रहे हो। मैंने तो ये सब मंगवा कर पहन भी लिया। उस गांव के सरपंचों में से एक सरपंच था, मंगतराम। वैसे तो मंगतराम भी गांव के बाकी लोगों की तरह बहुत अमीर था, लेकिन उसे पैसों के दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं था। अरे पैसा भी कोई दिखावे की चीज है। पैसों को तो संभाल कर सबसे छिपा कर रखना चाहिए। वो खुद तो अपना पैसा तिजोरी में संभाल कर रखता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों के पैसों पर रहती थी। इतना पैसा अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तिजोरी में पड़े पैसों को थोड़े और यार दोस्त मिल जाए। बेचारे मेरे पैसे तिजोरी में अकेले कितने बोर हो रहे होंगे। और तो और उसे सपने भी पैसों के ही आते थे। पैसा पैसा मुझे चाहिए, सारा पैसा, सारा पैसा मुझे चाहिए। एक रात वो अपने खेत से घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक घर का दरवाजा खुला है। उसने खुले दरवाजे से अंदर देखा तो दीवार पर एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की विदेशी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी देखकर उसके मन में लालच आया। इतनी सुंदर विदेशी घड़ी अगर ये मेरी हो जाए तो मेरा तो वक्त ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इस घड़ी को अपना बना लूं। ये सोचकर वो घर के अंदर गया तो घर के अंदर कोई नहीं था। उसने दीवार से घड़ी उतारी और जल्दी से बाहर आकर सबसे छिपता छिपाता वो अपने घर पहुंचा। अब ये विदेशी घड़ी मेरे पैसों का समय सुधार कर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अगले दिन घड़ी चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और जिसके घर चोरी हुई थी उसने पुलिस को बुला लिया। कोई बताएगा ये चोरी किसके घर पर हुई है? चोरी मेरे घर हुई है। कल रात मैं थोड़ी देर के लिए दुकान में सामान लेने गया था और वापस आया तो मेरे घर से बहुत कीमती विदेशी दीवार की घड़ी गायब थी। क्या तुमको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी छानबीन शुरू हो गई है। चोर जो भी है जल्द ही पकड़ा जाएगा। मंगतराम सरपंच जी, आपको किसी पर शक हो या चोर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। ये अच्छा है, मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा। वैसे अभी तो मैंने बस एक घड़ी ही चुराई है। अभी तो इस गांव में चुराने के लिए बहुत कुछ है। क्यों ना मैं वो सब भी चुरा लूं। और वैसे भी गांव के सरपंच पर किसी पर शक नहीं होगा। उस रात उसने फिर से किसी के घर से कीमती जेवर चुरा लिए और अगले दिन पुलिस आई तो उनके सामने सरपंच बनकर दुखी होने का नाटक करने लगा। इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण जी,
आप जल्दी से इस चोर को पकड़िए। मुझे गांव में हो रही चोरियां देखकर बहुत दुख होता है। हाँ। इस तरह उसने पहली चोरी अनजाने में की, लेकिन अब दूसरी चोरी करने के बाद वो पूरी तरह से चोर बन चुका था। अब वो रोज रात को मौका देखकर चोरी करने लगा। पैसा कभी ज्यादा नहीं होता, पैसा हमेशा कम ही होता है और हमें पैसे जोड़ने के लिए हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। इस तरह उसने इतनी चोरियां की कि उसे अब एक नई तिजोरी खरीदनी पड़ी। चलो अब इस तिजोरी को भी भरते हैं। फिर एक दिन मंगत राम को पता चला कि कृष्णपुर के विधायक नेता लड्डू सिंह के घर बहुत सी नकदी पड़ी है। चलो एक बार नेताजी के घर भी चोरी की जाए। उन्हें वोट तो बहुत दे दिए, अब जरा उनसे वोट ले लिए जाए। ऐसे भी कहाँ किसी को मुझ पर शक होगा। इसके बाद वो नेता लड्डू सिंह से मिलने के बहाने उनके घर गया और फिर जैसे ही उसे मौका मिला वो नेताजी के ऑफिस में गया और उसने तिजोरी से नोटों से भरा बैग निकाल लिया। माफ कीजिएगा नेता लड्डू सिंह जी, लेकिन मैंने जो नई तिजोरी खरीदी है ना, उसे भरने के लिए मुझे आपकी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी। फिर उसने सारे नोट अपने साथ लाए एक झोले में डाले और पीछे के रास्ते से वो छिपता छिपाता लड्डू सिंह के घर से बाहर निकल गया। अगले दिन हमेशा की तरह चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण और मंगत राम नेता लड्डू सिंह के घर आए। अब चोर ने मेरे घर में चोरी कर ली। हाँ लड्डू सिंह जी, वो चोर आपके भी करारे करारे नोट ले गया। अरे अभी तक तो मैंने उन नोटों को ठीक से देखा भी नहीं था। मंडी से लाकर सीधा उन्हें तिजोरी में रख दिया था और वो चोर उन्हें ले गया। आप चिंता मत कीजिए लड्डू सिंह जी, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लोगे? हर चोरी के बाद तुम यही बोलते हो और चोर आकर फिर से चोरी कर जाता है। नहीं लड्डू सिंह जी, मैंने बहुत छानबीन की है और मुझे लगता है वो चोर इसी गांव का है। मुझे बस थोड़ा सा समय और दीजिए। ये इंस्पेक्टर बहुत समझदार बन रहा है, अभी इसे रास्ते पर लाता हूँ। मुझे तो लगता है ये पुलिस वाला चोर के साथ मिला हुआ है, नहीं तो गांव में इतनी चोरियां हो जाए और पुलिस चोर को पकड़ न सके। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हो सरपंच जी। हाँ। नहीं सरपंच जी, मैं चोर के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर अब तक चोर को पकड़ा क्यों नहीं? हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। इस तरह मंगत राम ने ईमानदार इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को नौकरी से निकाल दिया और खुद एक बार फिर से बच गया। नौकरी जाने से गोपी कृष्ण बहुत दुखी हुआ। नौकरी जाने से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि लड्डू सिंह जी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए। हे कृष्ण भगवान जी, आप तो जानते हैं मैं कितना ईमानदार हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही मुझ पर लगा ये बेईमानी का दाग मिटाइए और मेरी नौकरी मुझे वापस दिलवाइए। हे प्रभु। रोते हुए गोपी कृष्ण की आवाज
भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और ये मंगतराम लगता है अब इसकी चोरी की तिजोरी भर गई है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने प्लान बनाकर किसी तरह मंगतराम के कानों तक ये पहुंचा दिया कि गांव में रहने वाले गंगा प्रसाद के घर बहुत सारी नकदी पड़ी है। और फिर अपने लालच से मजबूर मंगतराम ने गंगा प्रसाद के घर से वो नकदी का बैग चुरा लिया। अगले दिन कृष्ण भगवान पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर कृष्णपुर आए। एक बार फिर से गांव में चोरी हो गई। आखिर कौन है ये चोर जो बार बार हमारे गांव में चोरियां कर रहा है? अब इसका जवाब तो ये नया इंस्पेक्टर ही देगा। नहीं मंगतराम सरपंच जी, इस बात का जवाब मैं नहीं बल्कि एक बम देगा। बम? अब ये बम कहाँ से आया? ये बम मैंने 2 दिन पहले ही गंगा प्रसाद जी के पैसों से भरे बैग में छिपा दिया था। अब इस रिमोट को दबाते ही वो बम फटेगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो चोर कौन है। गांव वाले इन चोरियों से थक चुके थे, इसलिए वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ, अभी दबाओ बटन और उड़ा दो उस चोर को। उस चोर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो मैं रिमोट दबाता हूँ। लेकिन मंगतराम के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। अब अगर वो चोर उस बैग के आसपास होगा तो वो बम के साथ फट जाएगा, और अगर वो बैग के आसपास नहीं हुआ तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि चोर कौन है, और फिर हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। पर अगर बम फट गया तो चोरी के सारे पैसे और बाकी सामान भी बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो बर्बाद। हम बस उस चोर को सजा देना चाहते हैं बस। मगर चोरी के सामान के साथ साथ मेरा अपना पैसा, जेवरात और मेरा घर भी फट जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। अब बम मत फोड़ो। क्यों ना फोड़े, आपको इससे क्या परेशानी है? अब मंगतराम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने पैसे और घर को बचाने के लिए उसने मान लिया कि क्योंकि मैं ही वो चोर हूँ, वो सब चोरियाँ मैंने ही की है। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आप तो चोर निकले। एक सरपंच होकर आपने चोरी की। पहले तो तुमने मेरे करारे नोट चुराए और फिर मेरे सामने दुखी होने का नाटक किया। तभी कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए और बोले, मंगतराम, बचपन में मैं दूध, दही, मक्खन की चोरी तो किया ही करता था, लेकिन मैंने ऐसे अपनी चोरी का इल्जाम कभी किसी और पर नहीं डाला, और चोरी भी मैं उतनी ही करता था जितनी मैं खा सकता था। मैंने मक्खन चोरी करके कभी ऐसे छुपा कर नहीं रखा। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मुझे माफ कर दो। पहले तुमने चोरी की और फिर गोपी कृष्ण जैसे ईमानदार पुलिस वाले को भी नौकरी से निकलवा दिया, इसलिए अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इस तरह कृष्ण भगवान एक पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर मंगतराम का सच सबके सामने लाए और इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को बेगुनाह साबित करके उसकी नौकरी भी वापस दिलवाई। माँ,
जल्दी से कान्हा जी को भोग लगा दो, उसके बाद मैं खा लूंगा। वैसे आज आपने बनाया क्या है? वो बेटा, आज मैंने भोग में गुड़ और रोटी रखी है। माँ, आप भोग में कान्हा जी को खीर और हलवा क्यों नहीं खिलाते? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़े दिन बाद ही इसका भोग लगाऊंगा, अभी पैसे नहीं है ना। ठीक है पिताजी। तत्पश्चात सुमन कान्हा जी को भोग लगाकर अपने बेटे को प्रसाद देती है और आसपास के लोगों को भी बांट देती है। दरअसल मोहन का परिवार बहुत गरीब था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कुछ दिनों से मोहन तंगी में गुजर रहा था। उसके खेत में कोई फसल भी नहीं थी। फिर उन्हें ठीक से उगाने के लिए मोहन ने साहूकार से कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसके बाद वो अपनी फसल को उगाने की कोशिश करता है और दूसरी बार भी साहूकार का कर्जदार हो जाता है। अब भी उसके खेत में भी कोई फसल नहीं उगी थी। मोहन फिर अपने खेत में मेहनत करने की कोशिश करते हुए कहता है, अब तो मेरे खेत का उद्धार कर दो। मेरे परिवार में बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए घर में एक अन्न नहीं है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? अब मुझे घर चलना चाहिए कान्हा जी, अब तो सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर थका हारा मोहन घर लौट आता है। ये देखकर उसकी पत्नी सविता उसे पानी देती है और बेटा मुकुंद कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत दिन से जलेबी खाने का मन कर रहा है। आप मुझे बाहर घुमाने ले चलो ना। मैं आपके साथ जलेबी खाना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। बेटा, थोड़ी दिन और इंतजार कर ले, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह कुछ फसल तो मेरे खेत में आ जाए। जब कुछ बेचूंगा तभी तो पैसे लाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कान्हा जी मेरे पापा को जल्दी पैसे दे दें। ठीक है, हम कान्हा जी के मंदिर चलेंगे। कुछ समय वहाँ हमारे मन को शांति तो मिलेगी। ये बोलकर वो कान्हा जी के मंदिर जाते ही हैं कि एक गोपाल नाम का भिखारी उनके सामने आकर कहता है, भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे काम की भी जरूरत है। आपको मैं ये दे दूंगी तो कान्हा जी को क्या भोग लगाऊंगी? मैं तो असमंजस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। आटे के लड्डू हैं जो कि मैंने गुड़ डालकर बनाए हैं। ऐसा करो सविता, यही खिला दो। क्या पता कान्हा जी हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भूखे को खिलाना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लीजिए भैया, ये लड्डू खा लीजिए। वाह, ये लड्डू तो अत्यंत स्वादिष्ट है। आपसे एक विनती और है कि आप मुझे काम दे दीजिए। मैं तुम्हें कैसे काम दूंगा? 3 साल से मेरे खेत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उल्टा कर्जदार हो गया हूँ। मेरे खेत में कोई भी फसल नहीं आ रही है, तो तुम क्या काम करोगे? मुझे एक मौका तो दीजिए भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाए। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम हमारे घर में रहने चल सकते हो। इतना कहकर मोहन गोपाल को घर ले जाता है। फिर अपने घर के बचे कुचे भोजन से उसकी भूख शांत करता है। अगले दिन मोहन गोपाल को अपने खेत ले जाता है, जहां वो अच्छे से जुताई कर खाद डालकर नई फसल उगाने की मेहनत करता है। अरे गोपाल, कितना काम करोगे? दोपहर का समय हो गया है, आओ खाना खा लो। बस थोड़ी देर और, मैं अभी आता हूँ। फिर थोड़ा और काम करने के बाद गोपाल मोहन के साथ उसके घर लौट जाता है, जहाँ वो भरपेट भोजन करते हैं। एक शाम सविता छाछ भिगो रही थी, जिससे वो मक्खन निकालकर अलग कर देती है। फिर गोपाल देखकर कहता है, अरे वाह, माखन माखन खाए तो हमें बहुत समय हो गया है। बहन, क्या तुम मुझे माखन दे सकती हो? हाँ, ये लो, तुम भी माखन खा लो भैया, और थोड़ा सा मुकुंद को भी खिला देना। बिल्कुल, आओ मुकुंद, साथ में माखन खाते हैं। तभी गोपाल मुकुंद के साथ बड़े चाव से माखन खाता है। ये देखकर
सविता देखती ही रह जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। मोहन के खेत में अच्छी फसल की पैदावार आती है, जिसे वो मंडी में बेचकर धीरे धीरे अधिक पैसा कमाने लगता है और उन पैसों को गोपाल जोड़ जोड़ कर एक बक्से में रख लेता है और कहता है, अब मुझे मेरे असली स्थान पर लौट जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल वहाँ एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। शाम को सामान बेचकर जब मोहन आता है तो गोपाल को ढूंढने लगता है। गोपाल, गोपाल, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? कब से दिख नहीं रहे हो? सविता, मुकुंद बेटा, गोपाल कहाँ है? आज सुबह से मेरे साथ नहीं है। अजी, गोपाल कहाँ गया? मैं भी कब से देख रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मामा कहाँ चले गए। अरे, यहाँ पर एक चिट्ठी रखी है, जरा देखता हूँ। मोहन भैया, आप सभी यहाँ पर अब कुशल मंगल से रहिएगा। मुझे मेरे असली जगह वापस जाना था, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आपका गोपाल। गोपाल ऐसे कैसे चला गया? उसने तो हमसे अपने हिस्से के पैसे भी नहीं लिए। उसी की वजह से आज हमारे खेत में इतनी हरियाली है। 2 वक्त की रोटी भी बड़े प्यार से खा पा रहे हैं। सविता, गोपाल का यूं जाना मुझे बहुत खटक रहा है। वो बिल्कुल अपना सा लगा था। शाम की आरती का वक्त हो गया है कान्हा जी की। सविता, पूजा की तैयारी करो। माँ, आज तो भोग में श्रीखंड बनाओगी ना? हाँ बेटा। तभी सविता शाम का भोग और पूजा की तैयारी कर आरती करती है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोहरी राह निहारूं। कृष्ण गोपाल की जय। इसके बाद सविता मुकुंद के हाथ से कान्हा जी को भोग लगा देती है। फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात्रि भोजन करने के पश्चात जब मोहन सो जाता है तो आंख बंद करने पर उसे गोपाल की छवि याद आती है। वो बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। गोपाल के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने की कोशिश करता हूँ। मोहन के सोने के पश्चात ही उसके सपने में कृष्ण भगवान आकर कहते हैं, मोहन, अपने मन को स्थिर कर लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर फिर भी मन अशांत है तो मेरे दर मुझसे मिलने चले आओ। मैं तो तुम्हें वृंदावन ही मिलूंगा। मेरे प्रिय भक्त मुझे पुकार रहे थे तो जाना पड़ा। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ जो था। कान्हा जी, आप मेरे घर आए थे और मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर आपने किसान का काम किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर सुबह आपके दर आऊंगा। इतने में ही मोहन के नेत्र खुल जाते हैं। सविता, सविता, हमें वृंदावन के लिए निकलना होगा। मुझे अनुभव हो गया है। हमारे घर पर जो गोपाल आया था ना, वो हमारे लड्डू गोपाल ही थे, हमारे कान्हा जी, और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। क्या कृष्ण हमारे घर स्वयं आए थे? उन्होंने हमारे खेत को ठीक कर दिया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करने जाना ही होगा वहाँ। हम कल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ सविता, मैं उनकी छवि देखने के लिए उत्सुक हूँ। इतना कहते ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन अपने परिवार को लेकर वृंदावन की ओर निकल जाता है। कुछ ही घंटों में वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाता है। कई सारे लोग कृष्ण जी की छवि के लिए लाइन में थे। पापा, हम लड्डू गोपाल से कब मिलेंगे? थोड़ा सब्र और बेटा, अब हम मिलने ही वाले हैं। आ जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। आइए, जल्दी से भोग लगा दीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए बोलो। बांके बिहारी जी की जय।
लड्डू गोपाल जी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन धाम की जय। कान्हा जी, आप हमारे घर तक आए, हमारी उजड़ी हुई जिंदगी को संवार कर चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय लड्डू गोपाल। इस तरह मोहन का परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर लेता है और वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं, जहां मोहन अपने खेत की फसल को आगे की मंडियों में बेचकर दिन प्रतिदिन लाभ कमाता है और गरीब लोगों को खाना खिलाता है। इसलिए दोस्तों, कभी अपना मन छोटा मत कीजिए। कान्हा जी सबकी परीक्षा लेते हैं और सबकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं।